हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आई एम जसकन फ्रॉम राजस्थान। आज आपके लिए जो वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ वो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बढ़िया तैयारी कर रहे हो तो आपको जो इंग्लिश के जो टॉपिक्स करवा रहा हूँ वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट करवा रहा हूँ। आज मैं पहली क्लास डाल रहा हूँ। पहली क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा सभी के लिए वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स। मैं ये चाहता हूँ अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो या आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, ये फर्स्ट स्टेप है इंग्लिश का। अगर यहाँ से आपको सम बेसिक कंसेप्ट आ रहा है तो आप बड़े तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये टॉपिक आपका कमज़ोर है, तो आप थोड़ा सा वीक लें। इस टॉपिक में सबसे पहले हम लेंगे लेटर्स एंड सिलेबस। लेटर्स एंड सिलेबस। देखो कितना शानदार पॉइंट है लेटर्स। हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए लेटर्स 26 होते हैं भाई। लेटर्स होते हैं 26। इनको दो ग्रुप में बांटा गया है। देयर आर टू ग्रुप्स। देयर आर टू ग्रुप्स। इनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है। एक तो है वोवल्स, एक है कॉन्सोनेंट। एक वोवल है, एक कॉन्सोनेंट्स है। वोवल्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, कभी कभी रीजनिंग में आ जाता है। वोवल्स होते हैं वो 5 होते हैं। ए, ए, आई, ओ, यू। ये 5 वोवल्स होते हैं। बाकी जो बच गए 21 वो कॉन्सोनेंट होते हैं। विशेष बात है कि वोवल्स है ना, एक तो जो भी स्पेलिंग लिखोगे उसमें आएगा। दूसरा, जब भी कभी उच्चारण करोगे तब वोवल्स का प्रयोग होगा। वोवल्स का प्रयोग कैसे होगा? जैसे मैंने लिख दिया, वोवल में कोई शब्द ले लिया, वोवल में कोई एक शब्द ले लिया। जैसे मैंने ले लिया ए। अगर ए को मैं थोड़ा सा देखता हूँ, अगर ए है तो ए भी कोई न कोई स्पेलिंग में आएगा। कोई भी स्पेलिंग में आ सकता है। ए, आई, आर, ए शब्द है। अगर ए नहीं आता तो हमारा उच्चारण बिल्कुल गलत हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वोवल के अंदर ऐसा उच्चारण है कि वोवल हर स्पेलिंग में आता है। उच्चारण करते समय वोवल का प्रयोग ज़रूर होता है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है। जैसे कोई स्कूल है, स्कूल है, स्कूल में दो वोवल आए हैं, डबल ओ। अगर ये डबल ओ नहीं आता तो ये स्कूल शब्द नहीं बन पाता। तो वोवल और कॉन्सोनेंट दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। अपना जो बेसिक कंसेप्ट है, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए। लेटर्स एंड सिलेबस में लेटर्स 26 होते हैं। वोवल्स और कॉन्सोनेंट, वोवल्स होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। और जो बाकी जो बच गए कॉन्सोनेंट वो होते हैं 21। उसके अलावा हम कोई भी उच्चारण करते हैं इंग्लिश में, कोई भी स्पेलिंग करते हैं तो वोवल्स के बिना अधूरा है। वोवल्स कैसे? जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया ए ले लिया। ए में एग्जांपल लिया, ए से एयर, ए से एयर, स्कूल से स्कूल। एयर में ए वोवल है और स्कूल में डबल ओ आया है, इसलिए ये वोवल है। इन दोनों के आने के कारण स्पेलिंग का एक उच्चारण बन गया, प्रोनाउंसिएशन बन गया। तो इस बनने के कारण क्योंकि इसमें वोवल आया। अगर ये वोवल नहीं आता तो हम कह सकते थे कि ये उच्चारण गलत है। इसके अलावा हम थोड़ा सा और देखते हैं। जो कई बार क्या होता है, स्पेलिंग, हम स्पेलिंग लिखते हैं, स्पेलिंग के लास्ट में कई बार आर आता है।
आर भी वोवल की वजह से साइलेंट रहता है, आर भी वोवल की वजह से साइलेंट रहता है। जैसे मैंने बोल दिया स, SIR, इसमें आई आया है, इसके लिए रै नहीं बोला जाएगा, पूरा स, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बोला जाएगा स, इसमें रै शब्द नहीं बोला जाएगा। ये थे हमारे लेटर्स, जिसमें दो प्रकार थे, दो टाइप्स थे, एक तो था वोवल्स, एक था कॉन्सोनेंट। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रीड थर्ड ग्रेड लेवल 1 और सेकंड में पहला क्वेश्चन यही बनता है कि बताओ कितने वोवल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, लेटर किससे बने हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है, इसको करा अगले पेज। दूसरा टॉपिक है, आपको इसका पता होना चाहिए सेंटेंस का, आपको सेंटेंस का भी पता होना चाहिए अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मेरा काम है रिवाइज करवाना। जो स्टूडेंट्स हैं सिलेबस करते रहते हैं, उनको ये नहीं पता भी सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे किया जाए। पहले आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं। हम लिख सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की भी दो स्पेलिंग होती है। अपन कह सकते हैं एक सेंटेंस ये होता है, एक सेंटेंस ए लगता है। इस सेंटेंस का मतलब होता है सजा देना, सजा देना। और ग्रामर की दृष्टि से ये वर्ब है। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है टीचिंग के अंदर, थर्ड ग्रेड के अंदर, सेंटेंस यहाँ पे क्या है, वर्ब है, सजा देना। उसके बाद सेंटेंस हम को कई प्रकार से लिख सकते हैं। नंबर एक सेंटेंस होता है, वो होता है असर्टिव। नंबर एक होता है, वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस होता है ऐसा वाक्य जिसमें ना तो नोट का प्रयोग होता है, ओनली पॉजिटिव होता है। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, राजस्थान इज द ग्रेट स्टेट। कितना शानदार स्टेटमेंट दिया है, राजस्थान इज द ग्रेट स्टेट। ये पॉजिटिव वाक्य है, बिल्कुल इसमें नोट का प्रयोग नहीं किया गया है, इंटेरोगेटिव का निशान नहीं है, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, बिल्कुल सिंपल वाक्य है। सिंपल वाक्य क्या कहलाएंगे, असर्टिव। दो नंबर है जो वाक्य होता है वो होता है नेगेटिव। दो नंबर जो सेंटेंस होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसकी खास बात, नेगेटिव सेंटेंस की खास बात यह है कि या तो वो नोट लेके आएगा या फिर नोट लेके आएगा। बताएंगे कुछ एडवर्ब ऐसी है, कुछ एडवर्ब ऐसी है जो अपन कह सकते हैं वो नेगेटिव होती है, अपन कह सकते हैं वो नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव वाक्यों में नोट का प्रयोग होता है, कुछ एडवर्ब्स होती है नेगेटिव होती है। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जैसे ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ। ये वाक्य है, इस वाक्य में नोट आया है, इसलिए इस वाक्य हम कह सकते हैं ये तो वही वाक्य हमारा क्या है, नेगेटिव है। ये वाक्य हमारा क्या है, नेगेटिव है। इसी तरह तीसरा जो पार्ट है सेंटेंस का वो
वो है इम्पेरेटिव। सॉरी, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कोई प्रकार की परमिशन हो। तो एक तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि लेट से स्टार्ट होगा। अपन लिख सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होते हैं। एक वही वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उससे स्टार्ट होता है। एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उससे स्टार्ट होगा। एक होता है भाई डू नॉट, डू नॉट से स्टार्ट। एक होता है डू नॉट से स्टार्ट। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है तब आप कह सकते हो लेट से है। अगर आपको लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो भी ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगर आपको लगता है डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है तब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। बहुत शानदार सेंटेंस है। आगे एक इस पे ले लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अपने कह सकते हैं प्ले चेस, प्ले चेस। एक और है लास्ट है डू नॉट वाला, उसमें लिख सकते हैं हम डू नॉट मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। एक आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं मैं, हर स्पेलिंग में वोवल का प्रयोग हो रहा है भाई। थोड़ा सा बोलना नहीं है कोई चीज़, हर स्पेलिंग में वोवल का प्रयोग हो रहा है, ये आपको आना चाहिए। तो लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य और डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो है 4 नंबर। अगला सेंटेंस है 4 नंबर, एक्स क्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये 3rd ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको जानकारी दे दूं मैं थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का सबसे और आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट वाक्य यही है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको पढ़ने के लिए 3-4 शब्दों को याद रखना है। अल्लास, अल्लास। और कुछ देखो, एक शब्द ये भी आता है ओके। और देखो एक शब्द ये भी आता है व्हाट। उसके अलावा एक शब्द और भी आता है वाओ। इस सेंटेंस की एक पहचान है एक्सक्लेमेटरी की। एक्सक्लेमेटरी की एक पहचान है, जो आपको ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन दिख रहा है, ये इसकी पहचान है। अगर ये कहीं भी मार्क्स दिखाई दे, कहीं भी आपको दिखे निशान, तो ये कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी। ठीक है। इसी तरह हम अगर वाक्य लिखते हैं अलास, ऐसे लगाओगे तब ये माना जाएगा आई एम रॉड। देखो भाई, ये ग्रामर की दृष्टि से वर्ब है और इसे माना जाता है मेन वर्ब। अगर मान लो इसका अर्थ होता है बर्बाद करना, बर्बाद करना, तो अपन इसका यूज़ कर सकते हैं अलास। अलास शब्द का प्रयोग होता है एक्सक्लेमेटरी में। इसके अलावा
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, व्हाट ए टेरिबल शॉक इट वॉज। कितना शानदार सेंटेंस था, व्हाट ए टेरिबल शॉक इट वॉज। ये सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आप थोड़ा सा इसको रिपीट करोगे तो ये फाइनली है कि लगभग इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है थर्ड ग्रेड में, लेवल 1 और सेकंड में पूछ सकता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक होता है इंटरगेटिव। इंटरगेटिव की एक ही पहचान है, पीछे मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ, तो इंटरगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें हम। नंबर 1 अपन छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, देखो पीछे मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है, इसलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वेयर डू यू लिव। एग्जाम्पल ले सकते हैं, थोड़ा सा बता दूं मैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसमें अंडरलाइन किया होता है, ऐसे पूछ सकता है जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द ग्रामर की दृष्टि से क्या है। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे सब्जेक्ट, आपको ऑप्शन मिलेंगे सब्जेक्ट, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक में लिखा होगा सब्जेक्ट, दूसरे में लिखा होगा वर्ब, तीसरे में लिखा होगा एडजेक्टिव और लास्ट में लिखा होगा एडवर्ब। तो बता दूं मैं, सब्जेक्ट कोई भी कार्य करता है, सब्जेक्ट कोई भी कार्य करता है, उस कार्य करने की प्रक्रिया को वर्ब कहा जाता है। अपन कह सकते हैं सब्जेक्ट कोई भी कार्य करता है, सब्जेक्ट कार्य जो भी करता है उस क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। जो काम करने जा रहा है उसको क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इसका मतलब ये हमारी वर्ब है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी से। इसी तरह एक एग्जाम्पल और है लास्ट, हाउ आर यू। छोटा सा सेंटेंस है, हाउ आर यू, और इसमें बहुत कुछ है। अपन कह सकते हैं आर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज दिस आर, अंडरलाइन किया हुआ है। आर को हम क्या मानेंगे, अब मेन वर्ब। आर को हम क्या मानेंगे, मेन वर्ब। मतलब जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं आती है, जिस सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं आती है क्या करें, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब माना जाता है। जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं आता है, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को हम क्या मानेंगे, मेन वर्ब मानेंगे, मेन वर्ब मानेंगे। तो रीट के लेवल 1 और सेकंड की तैयारी करने वालों को समस्या ये होती है, जब तक एग्ज़ाम होता तब तक वो नहीं समझ में आता सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं ये चाहता हूँ अगर कोई रीट की तैयारी कर रहा है, लेवल 1 की तैयारी कर रहा है, सेकंड की तैयारी कर रहा है, लैंग्वेज 2 है जो हमारे पास इंग्लिश है, 30 नंबरों की आती है, 30 मार्क्स की आती है, उसमें सबसे पहला टॉपिक यही होना चाहिए आपका बेसिक सेंटेंस का कंसेप्ट, बेसिक सम बेसिक कंसेप्ट, कुछ भी बेसिक है आपको ये पता होना चाहिए पहले। उसके बाद देन आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो। इंटरोगेटिव के बाद थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा और ध्यान होना चाहिए, थोड़ा सा और ध्यान होना चाहिए, बस 2-3 पेज है, ठीक है।
उसके बाद लेवल 1 और लेवल 2 के जो बच्चा है उसको ये पता होना चाहिए वे इंग्लिश में इसके अलावा और भी क्या पता होना चाहिए। तो इंग्लिश के ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है। एक तो लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए। अगर आप अच्छी तरीके से रीड की तैयारी करना चाहते हो तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे नंबर 1 नाउन, नंबर 1 नाउन। नाउन अपन कह सकते हैं, नाउन अपन कह सकते हैं नाउन, नाउन का शॉर्ट फॉर्म जैसे कोई नेम है, नेम कोई भी हो सकती है, थिंग, उसके अलावा अपन कह सकते हैं पर्सन, इसके अलावा अपन कह सकते हैं पैलेस। ये सारे नाउन्स हैं। लेवल 1 लेवल 2 तृतीय श्रेणी के छात्रों को थोड़ा थोड़ा ये पता होना चाहिए नाउन्स का। नाउन्स मैंने बता दिया है, नेम, थिंग, पर्सन और पैलेस। उसके बाद सेकंड है प्रोनाउन, इसका भी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, इसका भी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। प्रोनाउंस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है रीड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रोनाउन से आ रहे हैं। आपको प्रोनाउन का पता होना चाहिए। थोड़ा सा देखते हैं प्रोनाउन, जैसे आई है, वी है, ये है एक, जैसे यू है, ये हो गया सेकंड। बाकी जो बच गए ही, सी, इट या कोई नेम, ये है थर्ड। पर्सन ये बना कि सर आपने जो कुछ लिखा है उसमें आई और वी को तो आपने फर्स्ट बना दिया, यू को आपने सेकंड बना दिया और ही और सी को, इट को आपने थर्ड बना दिया। ये सारे के सारे है भाई पर्सन, ये सारे के सारे है भाई पर्सन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अपन कह सकते हैं आई कौन सा पर्सन है। आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, यू हमारा सेकंड पर्सन, ही, सी, इट, नेम, ये है हमारा थर्ड पर्सन। तीसरा जो पार्ट है वो है एडजेक्टिव। तीसरा जो पार्ट है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन को क्वालिफाई करने का क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखते हैं कौन कौन से कह सकते हैं हम। एडजेक्टिव अपन कह सकते हैं, एडजेक्टिव जो कलर होते हैं, कलर कह सकते हैं, साइज कर सकते हैं, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो वेट है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इन सभी का एक कोई भी है, माई हॉर्स इज ब्लैक, तो ब्लैक हमारा क्या है, एडजेक्टिव। उसके बाद आगे आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को वर्ब, आगे आपको पता होना चाहिए वर्ब्स। अपन कह सकते हैं वर्ब्स इज
एन एक्शन, वर्ब इज एन एक्शन। अपन कह सकते हैं वर्ब इज एन एक्शन। एक्शन कौन लेता है? सब्जेक्ट लेता है। एक्शन लेता है भी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी काम करेगा वो वर्ब कहलाएगी। सब्जेक्ट कोई भी काम करेगा वर्ब कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, he helps me। ही हमारा सब्जेक्ट रहेगा, हेल्प्स हमारी वर्ब्स रहेगी, मी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ही का मतलब वह जो हेल्प करता है मेरी, तो हेल्प करने का जो कार्य है वो सब्जेक्ट करता है, तो हेल्प क्या हो गया? मेरा वर्ब हो गया। उसके बाद है एडवर्ब। उसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब्स बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, कुछ मैं लिख देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया जस्ट, ये भी एडवर्ब्स है, पर्सन आया हुआ है इस पे। जैसे लिख दिया और देखते हैं ऑलवेज। जैसे लिख दिया और फ्रीक्वेंटली। जैसे और लिख दिया आपने सेल्डम। सेल्डम के बीच में एन लगा रहा हूं, इसका मतलब ये नेगेटिव है। उसके बाद जनरली। उसके बाद रेगुलरली, रेगुलर भी कह सकते हैं। उसके बाद डेली, ये सारी एडवर्ब्स हैं। उसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं नाउ। उसके अलावा टुडे। उसके अलावा यस्टरडे। ये सारी एडवर्ब्स हैं, बहुत सारी एडवर्ब्स हैं जो कंप्लीट क्लास में मिलेगी आपको। पर आपको ये पता होना चाहिए ये सारी एडवर्ब्स रीड L1 L2 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे क्वेश्चन आया था तब समस्या हो गई थी, उसमें ये पूछा गया था इसमें से कौन सी एडवर्ब्स है। जैसे एक एग्जांपल लिखा था मैंने, एग्जांपल लिखा मैंने, इट इज I always take tea in the morning, in the morning, in the morning। ऐसे एनरोल कर दिया था उन्होंने आरपीसी वालों ने। बताओ इसमें क्या है? तो बच्चों ने अपना फॉर्मूला लगाया L1 वालों ने कि सबसे पहले तो आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है मेन वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जब 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है तो बच्चों ने क्या बताया? ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये आंसर रहेगा हमारा, सॉरी, ये आंसर रहेगा हमारा एडवर्ब। ठीक है। ये क्या करती है? जो वर्ब है ना, वर्ब की विशेषता बताती है, वर्ब की विशेषता बताती है, वर्ब को क्वालिफाई करती है। तो ये क्या है? एडवर्ब। इसी तरह अगला इसका भी पता होना चाहिए आपको, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का पता होना चाहिए, ये क्या काम आती है? ये एक तो नाउन से पहले आएगी, एक तो नाउन से पहले आएगी, एक आर्टिकल।
आर्टिकल के नाउन से पहले आएगी। आगे एग्जाम्पल देखता हूँ मैं एक बार। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनका प्रयोग करते समय हम, जैसे ऑन हो गया, ऑफ हो गया, अंडर हो गया, फ्रॉम हो गया, बाय हो गया, बिटवीन हो गया, फ्रॉम हो गया, दो बार आ गया। उसके अलावा अबव हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया। ये सारे के सारे क्या है? प्रेपोजिशन है। और आरपीसी इस तरह का छोटा प्रश्न पूछ सकती है। बिटवीन ही एंड सी आर, बिटवीन सी आर रेजिंग इन अ रूम। तो बिटवीन है, एंड है, तो अपन कह सकते हैं, नई चीज बताता हूँ, ये कंजक्शन भी है, ये कंजक्शन भी है। इसमें से कोई भी आए, इन आ गया, इन हमारी क्या है? प्रीपोजिशन। एक मिनट रहेगा बस। इन आ गया मेरा प्रीपोजिशन, तो ये मेरा था प्रेपोजिशन। उसके बाद दो और रह गए, एक हो गया हमारा कंजक्शन। दो शब्दों में खत्म कर दो कंजक्शन को। जब दो वाक्यों को जोड़ता है तो कंजक्शन कहलाता है। अपन कह सकते हैं जॉइंट टू सेंटेंस। जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ जाते हैं तब कंजक्शन कहलाते हैं। कौन कौन से कंजक्शन हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं? जैसे लिख दिया मैंने बोथ। ध्यान रखना, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, बोथ के साथ एंड आता है। जैसे नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। जैसे इधर, इधर के साथ और। जैसे नीदर, नीदर के साथ नॉर। सो, सो के साथ दैट भी आता है। इस तरह के जोड़े हैं वो कंजक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल कैसे आता है? एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल आता है। एग्जाम्पल कर सकते हैं, बोथ ही एंड आई आर प्लेयर। प्लेयर, ही एंड आई आर प्लेयर ऑफ हॉकी। ये हॉकी है सर। अब देखो, दो वाक्यों को जोड़ता है, दो सब्जेक्ट को भी जोड़ता है। टू सब्जेक्ट, कई बार क्या होता है, टू सब्जेक्ट को भी ये ज्वाइन कर देता है। देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरी प्रेपोजिशन है। सारा क्लियर हो रहा है? ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं। आज के दिन का लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन तो बस आप इतना समझ लो, जब हम स्पोकन करते हैं उसकी जो फीलिंग्स होती है, उसकी जो फीलिंग होती है, इंटरजेक्शन वो होता है जब हम बोलते हैं ना, उसकी फीलिंग के अनुसार बोलते हैं हम। जब हमारा बोलने का तरीका अलग हो जाता है, बोलने का लिहाजा अलग हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि भाई ये तो इंटरजेक्शन है। एग्जाम्पल वही है, लिख सकते हो अलास,
हुर्रा, ओह और वाव और वाव। ठीक है, इसका संबंध भाई एक्सक्लेमेटरी से है। पीछे कराया था मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अपन कह सकते हैं इन दोनों का संबंध है। तो ये मेरी थी 1 नंबर क्लास। अगर स्टूडेंट्स ने अच्छा रिस्पांस दिया तो रीट लेवल 1, लेवल 2, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कई बार समझ में नहीं आते। तो मैं चाहता हूँ मैं मेरे तरीके से आराम से रिलैक्स होकर इस तरह से पढ़ाऊँ ताकि कई बच्चे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट लेने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सिलेबस को कैसे कवर करना है। कुछ वीडियोज़ लेके आएंगे, मैराथन क्लास लेके आएंगे। मैं चाहता हूँ अगर आपने 3 मैराथन की क्लास लगा ली तो आपका रीड के अंदर जो लैंग्वेज, चाहे आपकी फर्स्ट है चाहे सेकंड है, आपने अगर वो क्लासें लगा ली तो चाहे लेवल फर्स्ट है चाहे सेकंड है, वो बच्चा उस एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आएगा। बी पेशेंट, बी क्वाइट, टारगेट अपना रखो, समझ में आना चाहिए बड़े तरीके से। ठीक है, तो अच्छे से व्यूज़ भी आने चाहिए, अच्छा सा टारगेट भी आना चाहिए। आगे क्लासें बहुत आ रही है, बड़ी बड़ी क्लासें आ रही है इंग्लिश की, बेसिक तरीके से हर बच्चे को आराम से समझ में आएगा। ठीक है, बाय, कल मिलेंगे।